सैम का सर्वनाश, गुनाहों के दैत्य खल्लास। सैम यानी शहाबुद्दीन, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी। यूपी और बिहार का वो हिस्सा जो भौगोलिक रूप से पूर्वांचल कहा जाता है, इसी पूर्वांचल में इनकी तूती बोलती थी। दिलचस्प बात यह है कि इन तीनों ने जुर्म की बुनियाद पर राजनीति की जगह बनाई। सत्ता का संरक्षण मिला, अपने अपने क्षेत्र में एक वर्ग विशेष का समर्थन मिला, जिसके जोर पर इन तीनों ने गुंडई और दबंगई की वो कहानी लिख दी जिसकी दूसरी कोई मिसाल नहीं। अस्सी के दशक में जब सिनेमाई पर्दे पर खलनायक ही हीरो होने लगे थे, उन दिनों पूर्वांचल की जमीन पर इटली से आया एक शब्द गैंग वॉर चर्चा बटोर रहा था। पूर्वांचल यानी यूपी का पूर्वी और बिहार का पश्चिमी हिस्सा, जो भले ही दो राज्य के बीच बटा है, लेकिन यहाँ की भौगोलिक और सामाजिक बनावट कमोबेश एक सी है। कहते हैं जब जेपी देश में इंदिरा गांधी की सत्ता बदल रहे थे, उस वक्त पूर्वांचल में कुछ नौजवान बंदूक की नाल साफ कर रहे थे। ये वो दौर था जब यूपी और बिहार में गैंगवॉर की खबरें रेडियो पर सुर्खियां बनने लगी थी। यानी दूसरे लफ्जों में कहें तो पूर्वांचल में माफिया राज की जड़ें पनपना शुरू हो चुकी थी। शुरुआती वक्त में माफिया कहें, गैंगस्टर कहें या फिर बाहुबली, उन दिनों दो नाम चर्चा में थे। पहला हरिशंकर तिवारी, दूसरा वीरेंद्र प्रताप शाही। दोनों ही अपनी अपनी जाति का वर्चस्व बना रहे थे, तिवारी ब्राह्मणों का और शाही ठाकुरों का। पर कुछ ही दिनों में वर्चस्व की जंग से पैसा जुड़ गया। ये वो वक्त था जब पूर्वांचल के विकास के लिए सरकार योजनाएं तैयार कर रही थी। विकास को अंजाम पर पहुंचाने के लिए सरकारी ठेके जारी किए जा रहे थे। सरकार उस वक्त कोयला, रेलवे स्क्रैप के ठेके जारी कर रही थी। सड़क, पुल और दूसरी विकास परियोजनाओं की ठेकेदारी में भी बहुत ज्यादा पैसा था और ठेका उसी को मिलता था जिसके पास पावर और पैसा दोनों था। यहीं से जन्म हुआ उन चेहरों का जिन्होंने बाद में पूर्वांचल में माफिया राज की नई कहानी लिख दी। हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही के बीच वर्चस्व की जंग ने यूपी में कई माफियाओं को जन्म दिया। इनमें शिव प्रकाश शुक्ला से लेकर मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह के भी नाम हैं। कहते हैं कि अपराध की दुनिया में ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी का उभार ही हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही की दुश्मनी की वजह से हुआ था। 90 का दशक आते आते अपराध राजनीति और बिजनेस में बदल चुका था। हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही ने अपराध को ढाल बनाकर राजनीति का रास्ता तैयार किया, तो उनके नक्शे कदम पर कई और चेहरे आगे बढ़े, जो बाद में यूपी बिहार में माफिया राज का दूसरा नाम बन गए। यूपी में मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, ब्रजेश सिंह और बिहार में मोहम्मद शहाबुद्दीन। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, ब्रजेश सिंह या फिर मोहम्मद शहाबुद्दीन, इन सब में एक समानता है। इन सब ने पहले अपराध की दुनिया में अपना वर्चस्व कायम किया और उसके बाद सियासत की दहलीज पर कदम रखा। सही मायनों में माफियाओं की सियासत में एंट्री के पीछे उस वक्त की राजनीति की बड़ी भूमिका रही। बताया जाता है कि मुख्तार अंसारी साधु सिंह का करीबी था, तो वहीं साधु सिंह हरिशंकर तिवारी के करीबी रहे मटनू सिंह का भाई था और दोनों भाई पूर्वांचल में एक गैंग ऑपरेट कर रहे थे। कहा जाता है कि साधु सिंह के करीब आने के बाद ही मुख्तार अंसारी अपराध से जुड़ा, लेकिन मुख्तार अंसारी को राजनीति में लाने का क्रेडिट बहुजन समाज पार्टी को जाता है, जिसके टिकट पर मुख्तार अंसारी 1996 में उत्तर प्रदेश विधानसभा पहुंचा। ये पहली बार बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर एमएलए हुआ। अभी आप देखिए कि 2005 से जेल में बंद होने के बावजूद ये लगातार 3 चुनाव जीता और अपने भाई के चुनाव में भी अफजल अंसारी जब गाजीपुर से लोकसभा का चुनाव जीते हैं पिछला 2019 का, उसमें भी इसकी बड़ी भूमिका थी। तो आज ये कह सकते हैं, आज हर जाति बिरादरी में आप ये नहीं कहा जा सकता, मैं तो उस इलाके को देखा हूँ, चुनाव में भी गया हूँ,
हर जाति बिरादरी में इस व्यक्ति के इसके लोकप्रियता रही है, एक अलग तरह का माहौल रहा। लेकिन ये जरूर है कि आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के कारण इस व्यक्ति ने अपने परिवार की प्रतिष्ठा को खराब ही किया। कहते हैं कि मुख्तार अंसारी को पैसे और पावर का नशा था। बताया जाता है कि साल 1999 में साधु सिंह की हत्या हो जाने के बाद मुख्तार अंसारी ने उसके गैंग की कमान अपने हाथों में ले ली थी। इस दौरान मुख्तार अंसारी के दबंगई गुंडाई के चर्चे चारों ओर होने लगे थे, तो दूसरी ओर राजनीति में भी मुख्तार अंसारी का कद बढ़ रहा था। मुख्तार अंसारी ने 1996 से 2017 विधानसभा चुनाव तक लगातार 5 बार मऊ से चुनाव जीता। मुख्तार अंसारी को कभी बीएसपी तो कभी समाजवादी पार्टी का साथ मिलता रहा। ये राजनीति और अपराध के कॉकटेल का ही कमाल था कि कई केस होने के बाद भी 2005 तक मुख्तार अंसारी जेल नहीं गया। साल 2005 में पहली बार मुख्तार अंसारी मऊ में दंगों के आरोप में जेल गया। दरअसल पूर्वांचल की राजनीति में मुख्तार अंसारी का उतना ही असर है जितना कि बिहार की राजनीति में शहाबुद्दीन का हुआ करता था। हालांकि 2005 में बिहार की सत्ता बदलते ही शहाबुद्दीन के बुरे दिन शुरू हो गए, तो वहीं इसी साल हुए कृष्णानंद राय हत्याकांड के बाद मुख्तार अंसारी पर कानून की गिरफ्त मजबूत होने लगी। हालांकि साल 2005 में कृष्णानंद हत्याकांड के बावजूद सियासी गलियारों में मुख्तार अंसारी का रसूख कम नहीं हुआ। 60 से ऊपर मुकदमे, सुनवाइयां होती रहीं, तारीखें पड़ती रहीं, लेकिन साल 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई, उसके बाद से पूरा सीन ही बदल गया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और मुख्तार अंसारी दोनों पूर्वांचल से आते हैं। गोरखपुर सीएम की कर्मभूमि है तो गाजीपुर मऊ मुख्तार का गढ़ है। कहते हैं दोनों के बीच सियासी जंग की लकीर 2005 में मऊ दंगों के वक्त ही खिंच गई थी। दूसरा, सीएम योगी ने जब यूपी की कमान संभाली तो उनका पहला मकसद ही था पूर्वांचल से माफिया राज का अंत। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके या तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा और उसके बारे में तय कर ले क्या होना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यही वो संदेश था जिसके चलते जिस मुख्तार की मऊ और गाजीपुर में तूती बोलती थी, वहां उसके साम्राज्य को बुलडोजर रौंद रहा था। मुख्तार और उसके करीबियों के कई निर्माण ध्वस्त कर दिए गए, करोड़ों की संपत्ति अटैच कर दी गई। 2022 से 2023 के बीच महज 17 महीनों में मुख्तार अंसारी को 8 मामलों में सजा सुनाई गई। मुख्तार अंसारी पर अभी भी कई मामलों में सुनवाई चल रही थी, लेकिन इससे पहले कोर्ट अपना फैसला सुना था। मुख्तार का चैप्टर क्लोज हो गया। 80 और 90 के दशक में यूपी और बिहार की राजनीति में बड़े बदलाव हो रहे थे। राजनीति बहुत बड़े बदलाव की ओर बढ़ रही थी। यही वो दौर था जब इन राज्यों में क्षेत्रीय दलों की साख बढ़ी तो अपराध का राजनीतिकरण भी शुरू हो गया, जिसकी अगर पहली उपज मुख्तार को माने तो दूसरे नंबर पर जो नाम है वो नाम है अतीक अहमद का। अस्सी के दशक में जब गोरखपुर की गलियों में गैंग वॉर की चर्चा जोर पकड़ रही थी, प्रयागराज के चकिया मोहल्ले में जवानी की दहलीज पर कदम रख चुका एक लड़का अपराध की दुनिया में कदम रख रहा था। जुर्म की दुनिया का वो चेहरा जिसके अपराधों की लिस्ट पूर्वांचल के किसी भी माफिया से लंबी है। 44 साल, 100 से ज्यादा केस। अतीक अहमद के बारे में कहा जाता है कि उसके पिता तांगा चलाकर परिवार का गुजर बसर करते थे।
तो अतीक अहमद को कैसे भी करके अमीर बनने का शौक था। उस वक्त प्रयागराज में चांद बाबा की तूती बोलती थी। पुलिस और नेता दोनों चांद बाबा के काले साम्राज्य को खत्म करना चाहते थे। ऐसे में अतीक अहमद ने फायदा उठाया। ऐसा कहा जाता है कि अतीक अहमद ने उस वक्त के पुलिस अफसरों और नेताओं से सेटिंग कर ली थी और महज 7 साल के अंदर चांद बाबा से बड़ा गैंग खड़ा कर दिया था। वक्त के साथ अतीक गैंग बढ़ता गया। हत्या, लूट, अपहरण के केस दर्ज होने लगे। नतीजा, सहयोग करने वाले पुलिसकर्मी भी अतीक की गिरफ्तारी के लिए तलाश में जुट गए। गिरफ्तारी हुई भी, लेकिन तब तक अतीक अहमद का आपराधिक कद इतना बढ़ चुका था कि उसे जेल से छुड़ाने के लिए दिल्ली से फोन आया। ये फोन किसका था, साफ तौर पर कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इतना बता देते हैं कि उस वक्त यूपी में वीर बहादुर सिंह की सरकार थी, जबकि दिल्ली में कांग्रेस की सरकार। राजनीति में अतीक अहमद के रसूख की ये महज एक झलकी थी, लेकिन सही मायनों में अतीक अहमद की राजनीति में एंट्री साल 1989 में हुई। 1989 में अतीक अहमद ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में विधानसभा चुनाव लड़ा। सामने चांद बाबा थे, लेकिन कामयाबी अतीक अहमद को मिली। इसी के साथ अतीक अहमद गैंगस्टर से नेता बन गया। इलाहाबाद के पश्चिमी हिस्से में अतीक अहमद का रसूख इतना था। अतीक अहमद ने 1991 की राम मंदिर लहर में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीत दर्ज की। 1993 में हुए विधानसभा चुनाव में भी अतीक अहमद को जीत मिली। 1996 में अतीक अहमद ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीत दर्ज की। 2002 में अतीक अहमद ने अपना दल के टिकट पर चुनाव जीता। अपराध की दुनिया से राजनीति में एंट्री करने वाले अतीक अहमद का रसूख ऐसा था कि विधानसभा का पहला चुनाव लड़ने के दौरान ही उसके और चांद बाबा के बीच गैंगवार हुआ। इस गैंगवार में चांद बाबा मौत के घाट उतार दिया गया, लेकिन अतीक अहमद कानूनी कार्रवाई से बच गया। 1995 में लखनऊ के चर्चित गेस्ट हाउस कांड में भी अतीक अहमद का नाम मुख्य आरोपियों की लिस्ट में शामिल था। दरअसल अतीक अहमद को बदलते वक्त के साथ अलग अलग राजनीतिक दलों का संरक्षण मिलता रहा। अतीक अहमद कभी सोनेलाल पटेल की अपना दल तो कभी समाजवादी पार्टी के साथ अपनी राजनीति को आकार देता रहा। 2004 में अतीक अहमद पहली बार इलाहाबाद की फूलपुर सीट से चुनाव जीतकर सांसद बना। तब समाजवादी पार्टी ने अतीक अहमद को टिकट दिया था। हालांकि साल 2007 में बीएसपी की सरकार बनी तो अतीक अहमद के बुरे दिन शुरू हो गए। पुलिस ने अतीक अहमद को मोस्ट वांटेड घोषित कर दिया तो समाजवादी पार्टी ने अतीक अहमद को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। असल में 2004 में अतीक अहमद ने फूलपुर से सांसद का चुनाव लड़ा और वो जीता, तो उसे विधायक के पद से इस्तीफा देना पड़ा। ऐसे में इलाहाबाद पश्चिमी सीट पर उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में अतीक ने अपने भाई अशरफ को उम्मीदवार बनाया, लेकिन जीत बीएसपी उम्मीदवार राजू पाल को मिली। राजू पाल की जीत को इलाहाबाद के पश्चिमी हिस्से में अतीक अहमद के दबदबे के खात्मे की तरह देखा गया। लेकिन फिर 25 जनवरी 2005 को राजू पाल की हत्या हो गई और इस हत्या में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ का नाम आया। इस सनसनीखेज हत्याकांड ने यूपी की सियासत में भूचाल ला दिया। दिन दहाड़े विधायक राजू पाल की हत्या से पूरा इलाका सन्न था। बीएसपी के निशाने पर अतीक अहमद आ गए थे और जब साल 2007 में बीएसपी की सरकार बनी तो अतीक अहमद का नाम मोस्ट वांटेड की लिस्ट में सबसे ऊपर था। अतीक अहमद ने राजू पाल हत्याकांड में कार्रवाई से बचने की तमाम कोशिश की। 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी। उस वक्त अतीक को जरूर थोड़ी राहत मिली, लेकिन फिर 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार सत्ता में आई तो कार्रवाई की रफ्तार तेज हो गई। पुलिस ने 1000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त कर ली। कई निर्माण ढहा दिए गए। अतीक पर दर्ज तमाम मामलों में सुनवाई तेज हो गई और इसी बीच
24 फरवरी 2023 को उमेश पाल हत्याकांड ने अतीक अहमद के अंत की पटकथा तैयार कर दी। अतीक अहमद भी इसी तरीके से राजनीति में एंटर किया और उसको भी भारी सफलता हासिल हुई, पार्लियामेंट तक पहुंचा और उसने भी राजनीतिक रसूख का भरपूर दुरुपयोग किया, मनमानी की और उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े माफिया डॉन के रूप में उभर कर आया। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को पुलिस ने मुख्य आरोपी बनाया था। इसी केस के सिलसिले में अतीक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया तो अशरफ को बरेली जेल से प्रयागराज ले जाया गया। केस की जांच हो रही थी, लेकिन 15 अप्रैल 2023 को नियमित जांच के लिए जब पुलिस दोनों को लेकर हॉस्पिटल पहुंची थी, 3 शूटर्स ने दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी।